जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिशा पब्लिकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंडस वाटर ट्रीटी की, जिसके बारे में अभी न्यूज में कुछ चर्चाएं बनी हुई हैं और कुछ विवाद भी उठे हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या है वो विवाद और क्यों ये इंडस वाटर ट्रीटी एक बार पुनः चर्चा में बनी हुई है। चलिए, तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि न्यूज में क्यों बनी हुई है। उसका उसका रीजन है कि भारत ने अभी पाकिस्तान को एक नोटिस जारी किया है कि भाई जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको दोबारा से उसको मैनेज करना चाहिए, दोबारा से उस पर बात करेंगे। इस प्रकार का एक नोटिस जो है वो इंडिया ने अभी पाकिस्तान को इशू कर दिया है और इंडिया ने कहा है कि भाई पाकिस्तान कुछ ऐसे काम कर रहा है, कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो इंडस इंडस वाटर ट्रीटी के जो प्रावधान है उनसे उनका उल्लंघन करता है, इसीलिए हमको इस पर बातचीत करनी होगी। ऐसा दोस्तों अभी इंडिया ने कर दिया है, इसलिए न्यूज में बंद हुआ है। आपको बता दें कि इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जो नदी समझौता है वो 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में नदियों के जल को बंटवारे के लेकर किया गया था। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या है ये इंडस वाटर ट्रीटी। तो दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सितंबर 1960 में इस संधि को किया गया था और इसमें जो है वो वर्ल्ड बैंक भी दोस्तों एक पार्टी बना था। वर्ल्ड बैंक ने भी इसमें साइन किए थे। वर्ल्ड बैंक ने भी संधि का समर्थन कर दिया था। 9 वर्षों के निगोशिएशन के बाद ये संधि की गई थी 1960 में। इस संधि के माध्यम से क्या हुआ, इस संधि के माध्यम से एक मैकेनिज्म बना। उस मैकेनिज्म के माध्यम से दोनों देशों के बीच में कोऑपरेशन हुआ, किसको लेकर? एक्सचेंज बिटवीन द टू साइड्स ऑफ द यूज ऑफ द वाटर ऑफ द इंडस रिवर, यानी सिंधु नदी के जल को दोनों देशों के बीच किस प्रकार से यूज किया जाए और उसकी जो 5 सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, सतलज, ब्यास, रावी, झेलम और चेनाब, इसके पानी को किस तरीके से दोनों देश यूज करें, इसकी एक मैकेनिज्म तैयार हुई और दोनों देशों के बीच में एक सहयोग का रास्ता जो है बना इंडस वाटर ट्रीटी के माध्यम से। अब इसमें कौन कौन से की प्रोविजन थे तो उनकी बात कर लेते हैं। वाटर शेयरिंग को लेकर बात करें तो वाटर शेयरिंग को लेकर यहाँ पे क्या कहा गया कि जो सिंधु नदी थी और सिंधु नदी के साथ साथ जो उसकी 6 ट्रिब्यूटरीज नदी थी उनके पानी को भारत और पाकिस्तान के बीच में बांटा गया। कैसे बांटा गया? इनमें से जो इंडस यानी सिंधु नदी, चिनाब नदी और झेलम नदी जो थी, इन तीनों के पानी का प्रयोग करने का पूरा अधिकार जो है वो पाकिस्तान को दिया गया। इसके साथ साथ भारत को रावी नदी, सतलज नदी और ब्यास के पानी का इस्तेमाल जो कंजप्टिव जो कार्य थे, जो एग्रीकल्चर कार्य थे, जो डोमेस्टिक यूज थे, उनके लिए इनका प्रयोग करने का अधिकार जो है इंडिया को दिया गया। लेकिन अगर आप जियोग्राफिकली लोकेशंस देखेंगे तो जियोग्राफिकली इन 6 नदियों में से करीब करीब 80% जो पानी है वो सिंधु नदी, झेलम नदी और चेनाब में ही है। इस तरीके से सीधे सीधे 80% जो पानी है उसका प्रयोग करने का अधिकार पाकिस्तान को दे दिया गया और 20% पानी का अधिकार केवल भारत के पास रहा इस सिंधु नदी जल समझौते के अंतर्गत। ठीक है ना? तो यहीं से दोस्तों विवाद यहां से शुरू हो गया और यहीं से जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में तरह तरह के मुद्दे पनपने लगे। हालांकि इसी संधि के माध्यम से एक बात और दोनों देशों ने मानी कि दोनों ही देश एक परमानेंट इंडस कमीशन बैठाएंगे ताकि आगे भविष्य में अगर कुछ भी गड़बड़ होती है या कुछ भी दोनों देशों को कुछ बात करनी होती है संधि समझौते पर, तो फिर ये कमीशन जो परमानेंट इंडस कमीशन है यही वो बात करेगा। और दोनों ही देश क्या करते हैं, अपने अपने कमीशन की 1 साल में एक बार मीटिंग जरूर कराते हैं ताकि अगर कोई विवाद है, कोई बात है, तो दोनों ही कमीशन जो है वो एक दूसरे से कर सके। इसके अतिरिक्त जो नदियों पर अधिकार है वो कैसे दिया गया? तो जब भाई पाकिस्तान के पास अधिकार था 3 नदियों का, झेलम, चिनाब और इंडस का, तो उसमें एक एनेक्सर सी के तहत दोस्तों यहाँ पर इनको अधिकार दिया गया कि भाई एग्रीकल्चर यूज के लिए इसका प्रयोग कर सकता है भारत भी। ठीक है? और साथ ही साथ एनेक्सर डी भी जोड़ा गया जिसमें भारत को एक पावर और दी गई कि भारत इन 3 नदियों में से किसी के जल का प्रयोग जो है वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए भी कर सकता है। साथ ही साथ जो है वो स्टोरेज जो पानी का है वो नहीं करेगा, लेकिन उसको जो है वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा एनेक्सर डी में दोस्तों भारत को अधिकार एक और दिया गया सिंधु जल समझौते के अंतर्गत। अब कहानी क्या है कि भाई जो डिस्प्यूट रेड्यूसल मैकेनिज्म है उसको किस तरीके संधि के अंदर लिखा गया, क्योंकि संधि करने वाले भी जानते थे कि भविष्य में ऐसा कुछ जरूर होगा जब दोनों देशों के बीच में संधि को लेकर कुछ ना कुछ विवाद पैदा होंगे। तो उन विवादों को, उन डिस्प्यूट को कैसे रिड्रेस किया जाए उसके लिए मैकेनिज्म जो है उसकी बात यहाँ पे की गई है। कहा की गई है संधि का जो आर्टिकल नंबर 9 है उसमें उस मैकेनिज्म को बताया गया है कि जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल को लेकर कोई भी विवाद होगा तो उसे कैसे सुलझाया जाएगा। उसके लिए 3 स्तर की एक मैकेनिज्म तैयार की गई है।
पहले स्तर पे क्या है, एक कमिश्नर होता है और वो कमिश्नर एक दूसरे की बात एक दूसरे से करता है। यानी भारत को अगर कोई दिक्कत है तो भारत के कमिश्नर की बात वो पाकिस्तान के सिंधु जल समझौते कमिश्नर से करेंगे और दोनों लोग आपस में मामले को सुलझा लेंगे, आपस में कुशनिंग करके या आपस में अंडरस्टैंडिंग से इस मामले को सुलझा लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए दोनों देशों के ये कमिश्नर इस मामले को नहीं सुलझा पाते हैं, तब क्या होता है, तब फिर दोस्तों अगले स्टेप पर जाता है और वो है न्यूट्रल एक्सपर्ट। यानी जब दोनों देशों के कमिश्नर, दोनों देशों के सिंधु जल कमिश्नर आपसी विवाद को नहीं सुलझा पाएंगे, तब उनके बीच में क्या होगा, एक न्यूट्रल यानी एक तटस्थ जो एक्सपर्ट है, तटस्थ विशेषज्ञ है, उसको यहां पर लाया जाएगा और तब यहां पर वर्ल्ड बैंक की एंट्री हो जाएगी। यानी दोनों देशों के कमिश्नर या तो अपने बीच के मामले को सुलझा लें, अगर नहीं सुलझा पाएंगे तो फिर एक तटस्थ विशेषज्ञ जो है वो इस मामले को सुलझाने के लिए आएगा और उसके लिए फिर तो कोर्ट और आर्बिट्रेशन जो है वो यहाँ पर लिखा जाएगा और डिस्प्यूट जो है वो यहाँ पर बन जाएगा। जो डिफरेंसेस हैं वो एक डिस्प्यूट का रूप ले लेंगे और उसको फिर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में फिर डाला जाएगा और तब वहां से फिर जो है जो भी निर्णय होंगे, जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। ठीक है ना, तो ये पूरा प्रोसीजर है दोनों देशों के बीच में अगर सिंधु जल समझौते को लेकर कोई भी विवाद होता है तो उसे सुलझाने। इसके पहले भी आपको बता दें कि डिस्प्यूट का हिस्ट्री रहा है पाकिस्तान हमेशा से ही, जबकि उसको 80% पानी मिल चुका है उसके बाद भी भारत पर वो आरोप लगाता रहा है कि भारत विभिन्न प्रोजेक्ट्स के माध्यम से पाकिस्तान का पानी रोक रहा है। अगर उसकी हिस्ट्री की बात करें तो 1970 में जो सलाल डैम था उस पर पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन क्लियर करे थे, ऑब्जेक्शन लगाए थे उस पर। हालांकि 8 साल उसकी बात चली, 1978 में फिर ये मामला जो है वो खत्म हो गया था। इसके बाद दोस्तों बगलिहार का जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था, ठीक है, जो चिनाब नदी पर बन रहा था, 900 मेगावाट जो बिजली पैदा करता, उस पर भी पड़ोसी देश ने जो है वो यहाँ पर ऑब्लिगेशन लगाए थे, है ना, ऑब्जेक्शन उठाए थे। और उसके बाद दोस्तों इसको फिर हमने बाकी बाद में मूवमेंट के द्वारा सही किया था, इसको सुलझाया था मैटर को, लेकिन इसमें भी दोस्तों बहुत सारी बातें यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी। 1999 में जब बगलिहार प्रोजेक्ट बनना शुरू हुआ था, तब पाकिस्तान ने क्या किया, न्यूट्रल एक्सपर्ट को बुलाने की बात तक कह दी थी। पाकिस्तान ने कह दिया था कि भाई दोनों देशों कमिश्नर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें एक तटस्थ विशेषज्ञ हम बुलाएंगे और उसको हम लोग यहाँ पर लेके आएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जो अभी का नोटिस है, जो अभी के नोटिस की बात करिए जो भारत ने पाकिस्तान को दिया है, उसमें क्या है, रीसेंट नोटिस में क्या किया गया है, जो दो हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं, एक किशनगंगा नदी पर है और एक चेनब नदी पर है, उस पर दोस्तों यहाँ पर जो है वो ऑब्जेक्शन किया है पाकिस्तान ने दोबारा कि भाई ये कंस्ट्रक्शन जो है ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा और सिंधु जल समझौते के अंतर्गत नहीं है, ऐसा ऑब्जेक्शन पाकिस्तान ने अभी के नोटिस में उठाया है। पाकिस्तान का कहना है कि भाई जो ये हमारे जो दोनों जो हमारे पावर प्रोजेक्ट बन रहे हैं, जो हमारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहे हैं, ये क्या करते हैं, ये सिंधु जल समझौते का उल्लंघन करते हैं और सिंधु जल समझौते की शर्तों को नहीं मान रहे हैं, इसलिए भारत को इसे रोकना चाहिए। और इसके लिए दोस्तों यहाँ पर एक बात की गई। 2015 में भी पाकिस्तान ने क्या किया था, एक न्यूट्रल एक्सपर्ट की बात की थी कि न्यूट्रल एक्सपर्ट को हम लगाएंगे, यानी तटस्थ विशेषज्ञ लगाएंगे। जो टेक्निकल ऑब्जेक्शंस थे किशनगंगा और रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे, उस पे दोस्तों पाकिस्तान ने कहा था कि हम जो है वही तटस्थ विशेषज्ञ बुलाएंगे और वही अब इस मामले को सॉल्व करेगा, उसके पहले ये सॉल्व नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान ने फिर क्या किया, बाद में बिना किसी कारण को बताए अपना नोटिस वापस ले लिया था और जो है वो उसकी रिक्वेस्ट जो है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की, उसको दोस्तों यहाँ पर देखा गया था, उसको अपने ऑब्जेक्शन को वापस यहाँ पे लेना पड़ता है 1 साल बाद, यानी 2015 में। इसके बाद फिर 2016 में पाकिस्तान ने फिर अप्रोच किया वर्ल्ड बैंक को और वर्ल्ड बैंक से कहा कि भाई आप जो है वो रिलीवेंट डिस्प्यूट रेड्यूसल प्रोविजन यहाँ पर तय कीजिए और आप यहाँ पर दोनों देशों के बीच में जो ये किशनगंगा प्रोजेक्ट है और जो ये अपना रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, इसको सही करने के लिए आप आइए। यहाँ पर जो पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड करने के लिए है, भारत ने यहाँ पर थोड़ा सा अपना एग्रेसिव मूव दिखाया। भारत ने कहा कि भाई ठीक है, पाकिस्तान कह रहा है हमें तटस्थ विशेषज्ञ चाहिए, हमें एक न्यूट्रल एक्सपर्ट चाहिए, लेकिन भारत ने उसकी बात नहीं सुनी और भारत ने कहा कि आप अपने कमिश्नर को ही लेके आइए, हमारा कमिश्नर आएगा और हम दोनों ही आपस में इस मामले को सुलझा लेंगे। हमें अपर लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है, हमें किसी तटस्थ व्यक्ति को बुलाने की जरूरत नहीं है, हम आपस में ही इस मामले को सुलझा सकते हैं। भारत ने ऐसा प्रपोजल दिया, हालांकि उस पर जो है कोई कार्रवाई नहीं हो पाई और उस पर कोई बात नहीं बन गई। इंडिया ने पाकिस्तान से कहा भी, रिक्वेस्ट भी किया कि भाई आप जो है कोर्ट ऑफ एब्रिटेशन जो है वो वायलेट करता है ट्रीटीज ग्रेडेड मैकेनिज्म ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। भारत ने कहा कि जो आप कमिश्नर को, जो आप एक्सपर्ट को बुलाना चाह रहे हो, वो सिंधु जल समझौते के अनुसार जो है उसका उल्लंघन कर रहा है। क्यों?
उसमें ये लिखा है कि जब कमिश्नर आपस में मामले को ना सुलझा पाए, तब ऐसी कंडीशन में जो है वो न्यूट्रल एक्सपर्ट को बुला लीजिए। तो आप पहले कमिश्नर से बात तो कराइए, आपका कमिश्नर आ जाए, हमारा कमिश्नर आ जाए, पहले दोनों बात तो कर लें आपस में, दोनों एक दूसरे मुद्दे समझ तो लें। जब वो समझ लेंगे, अगर उनसे भी नहीं सुलझता है मामला, तब कहीं जाके हम उसको बुलाएंगे, है ना। अभी से आप एकदम पहले से ही बुला रहे हो तो फिर ये तो गड़बड़ बात है। तो ऐसा भारत ने वहां पर पाकिस्तान को रिक्वेस्ट किया। हालांकि कोई बात जमी नहीं, और जब जमी नहीं तो मार्च 2022 में फिर वर्ल्ड बैंक ने ही डिसाइड किया कि भाई जो प्रोसेस है न्यूट्रल एक्सपर्ट को अपॉइंट करने की और चेयरमैन ऑफ द कोर्ट फॉर आर्बिट्रेशन की, उसको फिर यहाँ पे रिज्यूम करने का यहाँ पे बात कही वर्ल्ड बैंक ने मार्च 2022 में। तो इस प्रकार का मुद्दा ये दोनों देशों के बीच में अभी तक बना हुआ है। अब रिसेंट में भारत ने नोटिस जारी कर दिया है कि भाई आप तो नहीं मान रहे हो, आपको जो समझौता था उसकी शर्तें नहीं मान रहे हो, तो भाई हम इसमें अमेंड करेंगे। सिंधु जल समझौता जो है उसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा और आपको उसमें बातचीत करनी पड़ेगी। ऐसा नोटिस अब पाकिस्तान को दे दिया है, तब से मामला ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। खैर, ये किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात आई है तो उसके बारे में समझ लेते हैं। एक 5 किलोमीटर लंबा जो है ये बांदीपुर में जम्मू कश्मीर में स्थित है ये अपना किशनगंगा प्रोजेक्ट। ठीक है, 37 मीटर जो है टॉल कंक्रीट फेस रॉक डैम है ये, जहां पे पानी को स्टोर करके पावर बनाई जाएगी, यानी विद्युत बनाई जाएगी। ठीक है, इसके द्वारा क्या होगा, हमें किशनगंगा रिवर का पानी जो है वो डाइवर्ट करना पड़ेगा, झेलम रिवर बेसिन में उसको डाइवर्ट करना पड़ेगा, और वहां से 330 मेगावाट बिजली की कैपेसिटी से ये डैम जो है वो बनके तैयार हो जाएगा। 2007 में इसकी शुरुआत की गई थी, उसके बाद से पाकिस्तान लगातार इस पर ऑब्जेक्शन लगा रहा है, और अब फाइनली भारत ने जो है उसको चुनौती दे दी है कि भाई आइए और बात करिए, और सिंधु जल समझौता जो हमने किया था 1950 में, उसमें अब अमेंडमेंट की जरूरत है, उसको आप करेंगे तब उसके आगे बात फिर चलेगी। पाकिस्तान ने भाई ऑब्जेक्ट किया है इस प्रोजेक्ट को, है ना। उन्होंने कहा है कि भाई ये जो है किशनगंगा रिवर जो है उसका पानी आप अगर डाइवर्ट कर लोगे तो पाकिस्तान को नुकसान होगा, पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा, है ना। और इस वजह से पाकिस्तान ने क्या करा है, इसको ऑब्जेक्ट करा है। हालांकि ये मुद्दा चल रहा है और देखते हैं भाई आगे इसमें क्या होने वाला है। फिलहाल भारत ने भी नोटिस में इशू करा दिया है, ठीक है ना। चलिए, तो दोस्तों ये पूरी न्यूज थी, मुझे उम्मीद है कि ये न्यूज आपको समझ में आई होगी, और क्या इसके विवाद हैं, क्या इसके एडवांटेज है, वो भी आपको समझ में आए होंगे। तो कमेंट करके मुझे आप लोग जरूर बताइए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वही मुझे बताइए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ। अभी के लिए आपसे विदा लेता हूं। आप सभी लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा ऊर्जाओं से भरे रहिए, और हमेशा आलस्य से दूर रहिए। आप सभी को नमस्कार, आप सभी को मेरा जय हिंद।